आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं को कमल शर्मा की ओर से नमस्कार। दोस्तों, कभी कोई लेखक या कवि ऐसी रचना कर देता है, ऐसी पंक्तियां लिख देता है या ऐसे शब्द रच देता है जो कालजयी हो जाते हैं। जन जन में वो इस तरह से गहरे बैठ जाते हैं कि कभी कभी किसी खास मौके पर लोग उनका इस्तेमाल किसी मुहावरे या लोकोक्ति की तरह करते हैं। जैसे अब यही पंक्तियां ले लीजिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिस शायर ने ये पंक्तियां लिखी है, उन्हीं की ये पंक्तियां भी हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निदा फाजली साहब की, जो फिल्मों में भी बहुत गहरे रूप से सक्रिय हैं। और मज़े की बात दोस्तों ये है, बल्कि खुशी की बात कहिए, कि इस वक्त निदा साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमें तो उन्हें अपने स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में बुलवा करके बहुत खुशी हो रही है। अब मैं ये जानना चाहूँगा निदा साहब से कि निदा जी, आपको हमारे स्टूडियो में आकर के कैसा लग रहा है? दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि माइक्रोफोन के सामने आकर के, और बल्कि ये कहूँ कि हमारे श्रोताओं के सामने आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा कमल जी। आपने जिन पंक्तियों का हवाला दिया है वो मैंने बहुत पहले, एक अंग्रेजी पोइट हैं शैली साहब, उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ी हुई थी जो जहन में पड़ी थी कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि निराला की पंक्ति हो या कबीर की पंक्ति हो या गालिब की पंक्ति हो या शैली साहब की पंक्ति हो, बड़ी कविता की पंक्ति जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती है जहन में। तो जब मेरे जहन में ये खुली तो मालूम पड़ा ये उस वक्त खुली जब मुझे खुद अपने जीवन के अभाव से परिचय हो गया था। लेकिन निराला जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि जिंदगी में जो कमी होती है वो किस तरह से आदमी को जीवन भर सालती रहती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ज़िंदगी का सलूक जिसके साथ जैसा होता है वैसे ही ज़िंदगी के बारे में उसकी राय बन जाती है। और उस कमी के एहसास को मैंने शब्द दे दिए, लफ्ज़ दे दिए। अब इसमें दर्शन है या नहीं है, ये मेरी अपनी बात है, जो ऐसा लगता है दूसरों को कि उनकी बात भी है। ये निदा साहब, निदा फाजली नाम बहुत चर्चित है, बहुत जाना पहचाना, बहुत अपना सा बन चुका है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ज़रा इसका मतलब बताइए कि ये निदा फाजली नाम, इसका अर्थ क्या है और ये नाम किसने रखा? भाई साहब, ये नाम भले ही परिचित हो ज़्यादा, लेकिन मेरा अभी तक इस नाम से पूरा परिचय नहीं हो पाया है। मैं कविता के माध्यम से, मैं अपनी प्रोज के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से और गज़लों के ज़रिए से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इस नाम से मेरा परिचय हो जाए। शुरू में क्या होता है कि आदमी और आदमी का नाम दोनों एक होते हैं। बहुत दिन के बाद मालूम पड़ता है कि आप अलग हैं, आपका नाम अलग है। वैसे अगर शब्दों के अर्थ से अगर नाम का परिचय हो तो ये नाम जो था ये मेरी अपनी एक बगावत है, जिसका जिक्र मैंने अपनी एक पुस्तक दीवारों के बीच में बहुत विस्तार से किया है। कि मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो खुद शायर भी थे, तो हर एक का नाम उन्होंने रखा था। तो मेरा नाम था मुक्तदा हसन। मैंने
उसको निदा फाजली बना दिया और इसी से अब मेरी पहचान होती है। ये और बात है, इससे मेरा वो तारुफ जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। इसका सही मायने क्या है? निदा के मानी है कॉल या आवाज, एंड फाजली सरनेम है। कहा जाता है कि एंसेस्टर्स में कोई फाजिल हुआ था, उससे फाजली बन गया। फिर मुझे कश्मीर से एक लेटर किसी लेडी डॉक्टर का आया था बहुत दिन पहले, कोई हो गए 2 ढाई 3 साल पहले। वो खुद फाजली थी और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि यहाँ पर एक ऐसा कबीला है, ट्राइब है, जो फाजली के नाम से मशहूर है, क्या आपका ताल्लुक उस फाजली से है? तो मुझे वही लिखना पड़ा जो मैंने दीवारों के बीच में लिखा है कि मैं अपने घर से सन 60 और 65 से बाहर हूँ। मेरा घर उठाकर कराची ले जाया गया, मैं अकेला रह गया और उस खोए हुए घर की तलाश में मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में भटकता रहा। जब वो घर नहीं मिला तो जाहिर है कि फाजली का शजरा कैसे मिलता, वो भी नहीं मिला मुझे। बहरहाल अब ये नाम है मेरा, इससे मेरी पहचान होती है। निदा साहब, एक मुकम्मल जहां की तलाश में हर आदमी जिंदगी भर संघर्ष करता है, चलता रहता है। आपका जो संघर्ष है वो भी बहुत लंबा है। फिल्मों में आप कब आए, ये बताइए जरा। जैसे एक बिहार के एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं, शाद अजीम आबादी, उनकी एक पंक्ति है कि मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझसे घर उस वक्त छीन लिया गया जब मुझे घर की बहुत ज़रूरत थी। उसकी घर की तलाश के भटकाव का एक मुकाम बम्बई भी था। बम्बई में मैं जर्नलिज्म करता था। एक हिंदी वीकली था रस नटराज, उसमें जर्नलिज्म करता था। फिर बिलिड्स में लिखता था, फिर धर्मयुग में लिखता रहा। फिर हुआ यूं कि एक साथ मुझे मैसेज मिली, कमाल अमरोही साहब मुझसे मिलना चाहते हैं और रज़िया सुल्तान के आखिरी 2 गाने मुझसे लिखवाना चाहते हैं। क्योंकि रज़िया सुल्तान के बनने में काफ़ी देर लगी। इस दौरान क्योंकि कमाल अमरोही साहब बड़े डायरेक्टर थे, जब उन्होंने निदा फाजली को बुलाया तो इंडस्ट्री वालों को लगा कि शायद निदा फाजली भी कोई अहम नाम है, उससे लिखवाना चाहिए। तो फिर मैंने कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स, कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। उसमें राज कपूर साहब भी हैं। राज कपूर साहब की एक फिल्म जो उनके बैनर पे बनी, बीवी और बीवी, मैंने एक गाना लिखा कि सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। तो आइए सुन लेते हैं वही गीत। निदा जी, अब तो आपके बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी गज़लें आपने लिख डाली हैं और लोगों को बहुत याद भी होंगी। बहरहाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कि पहली रचना आपकी कौन सी थी? पहली रचना शब्दों में नहीं थी, वो आंसुओं में थी, तन्हाई में थी, इनसिक्योरिटी में थी। उस रचना का नाम मेरा घर मुझसे छीना जाना था। मैं ग्वालियर में था, एमए का फाइनल ईयर कर रहा था कि एक साथ मालूम पड़ा कि मुझसे मेरा घर छीन लिया गया है। वो मेरी पहली रचना है। उस रचना को मैं अभी तक पूरे शब्द दे सका हूँ या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दर्द ज़रूर मेरे शब्दों में, मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं, कम से कम 20 पुस्तकें हैं, जो गुजराती में भी हैं, मराठी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। वो लगातार दर्द मुझे परेशान करता रहता है और उसे नए नए तरीक़ों से मैं बहलाता रहता हूँ। शायद वही एहसास होगा जबकि झल्ला के मैंने कहा था कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इस गज़ल में भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। वो ये कि जब ये किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और वहीं से जगजीत सिंह ने ली थी, उसमें जादू था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जब मैंने इसे अपनी पुस्तक में शामिल की, मैंने कहा दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और ऐसा लगता भी है कि जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद ब्यूटी संघर्ष में है। मंजिल जो है वो अपनी जगह रहती नहीं है, रास्ता बदलती रहती। उजाले उनकी यादों के।
श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आपसे आज इस प्रोग्राम में मुखातिब हैं फिल्म और साहित्य जगत के जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली साहब। निदा साहब, आपकी गजलें सुनते हुए या दूसरी रचनाएं सुनते हुए कहीं ना कहीं एक तीखेपन का, उसके भीतर छुपी हुई एक तलखी का एहसास होता है। तो कहीं ये तलखी उसी समय तो आपके भीतर नहीं आ गई जब आपने अपना घर खोया था? घर जो था, जो छीन लिया गया, वो मट्टी, ईंट और पत्थर का था। इत्तेफाक की बात है, वो घर जब मुझे मिला तो वक्त का सैलाब इतना गुजर चुका था कि मुझे अपने घर में ही अपना घर नहीं मिला। घर से मुराद होती है कि माँ, बाप, बहन, भाई। मैं जब कराची एक मुशायरे के सिलसिले में गया, वहाँ मुझे घर तो मिल गया, लेकिन वो नहीं थे जिनसे घर घर बनता है। माँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। बाप नहीं था, जो जा चुका था। और भाई बहन अपने अपने दायरों में बढ़ चुके थे। तो मेरे लिए भी एक थोड़ी सी स्पेस थी, लेकिन वो घर जिसमें भाई की जेब और आपका हाथ होता है, बहन का दुपट्टा, और आपकी शरारत होती है, माँ की खामोशी, और आपका दर्द होता है, वो रिश्ते कहीं बीच में वक्त ने गायब कर दिए थे। तो मैं उस घर में अपने घर को न पाकर बोर हुआ और 2 दिन के बाद वापस लौट आया। तो अब वो घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो दर्द जो है ना, उसने एक घर में सैकड़ों और लाखों घर बना दिए हैं। अब उन घरों के नाम मेरे जहन में जब आते हैं तो वो अयोध्या भी बन जाता है, अरब इराक की वार भी बन जाता है, अरब इसराइल की वार भी बन जाता है, कराची के मुहाजिरीन भी बन जाते हैं, बांग्लादेश और लाहौर की लड़ाई भी बन जाती है। अब उसका रिश्ता जो है इंसानी बिरादरी से हो गया है। अब वो मेरे अकेले का दर्द नहीं है। और इसीलिए मैंने अपने किसी गीत में ये कहा भी है कि तेरे मेरे नाम नए हैं, दर्द पुराना है। इसी बात पर आप ही का लिखा है एक पुराना गीत मुझे याद आ गया, जो फिल्म हर जाई का है। आइए अपने श्रोताओं को वो गीत सुनवाएं। निदा साहब, जैसे कि एक रचनाकार का धर्म होता है लिखना, ऐसे ही एक कलाकार का धर्म होता है अपनी कला की साधना। लेकिन स्थूल अर्थों में धर्म के अलग अलग मायने लोगों ने निकाले हैं। आपकी दृष्टि में धर्म क्या है? मेरी दृष्टि में धर्म, मैंने अपनी एक गज़ल में एक शेर लिखा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह। मेरे जहन में जो खुदा का तसव्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे की मुस्कुराहट में, फूल की जगमगाहट में, किसी अनजाने के आने की आहट में, शाम के आसमान में, समंदर की लहरों में, और मेरे गैलरी घर में जो गैलरी है उसमें सुबह 9:30 बजे आने वाले 4 कौओं में, और वो सिंधन लड़की जो मेरे घर के नीचे रहती है, जो मुडेर पर हर सुबह 6-6:30 बजे चावलों की जो ढेरियां लगाती है, उसमें। तो मेरे यहाँ खुदा का तसव्वुर मस्जिद और मंदिर से अलग हटकर जिस रूप में आता है, उसका नाम अगर एक लूँ मैं, वो तो है जिसे ब्यूटी कह लीजिए, या जिसे कह लीजिए कि एक इंसानियत कह लीजिए, या मानवता कह लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा संसार जो है, उसमें ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की ज़िंदगी जो है, वो भी नेचर का ऐसा ही हिस्सा है जैसे पेड़ है, आकाश है, चांद है, समंदर है, दरिया है। ऐसे ह्यूमन लाइफ भी है। ये और बात है कि एवोल्यूशन के रास्ते में हमारे और नेचर के बीच में कोई दीवारें खड़ी हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा एक दोहा है कि पंछी, मानव, फूल, जल, अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही, सारे रिश्तेदार। अब क्योंकि ये मैं एक छोटी बस्ती से बड़ी बस्ती की तरफ आया हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य माने जाते थे। और वहाँ से मैं बम्बई में आया तो बहुत दिन तक इस नारियल की बस्ती में मैं अपने घर के, ग्वालियर के घर के सामने उगे हुए नीम को तलाश करता रहा।
और जब मुझे मालूम पड़ा कि नारियल की धरती पर नीम नहीं उगता, तो बहुत दिक्कत के बाद मैंने स्वीकार भी कर लिया कि जहाँ नारियल उगता है वहाँ नीम की तलाश नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ की भागदौड़ की ज़िंदगी ने मुझे अपने अंदर समेटा तो नहीं, लेकिन मेरा गांव लगातार यहाँ नारियल की भागदौड़ से टकराता रहा। मैंने एक गज़ल भी गाई कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। उजाले उनकी यादों के। ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, आपने सुना शायर और गीतकार निदा फाजली से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। निदा जी, आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा ग्वालियर में बीता, फिर आप मुंबई आ गए, लेकिन आपकी रचनाओं से गुजरते हुए यूं लगता है कि जैसे वो घर, वो लोग, वो सदाएं, वक्त की किसी सड़क पर छूटे हुई वो तमाम यादें पीछा कर रही हैं। वो पीछा इसलिए करती हैं कि वो मेरी शख्सियत का हिस्सा है। यूं समझिए कि हमारे जो संस्कार हैं वो आज की राजनीति के संस्कार से बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ दिवाली में दीप भी जलाया जाता है, मुहर्रम में मातम भी किया जाता है। हमारे यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे माएँ अपने बच्चों को ले जाती हैं। हमारे यहाँ नीम को एक हकीम या वैद्य कहा जाता है। मैंने दोहा भी कहा था कि सुना है अपने गांव में रहा ना अब वो नीम, जिसके आगे मांद थे सारे वेद हकीम। और पीपल के बारे में ये कहा था कि बूढ़ा पीपल घाट का बतियाए दिन रात, जो भी गुजरे पास से सर पे रख दे हाथ। तो ये परछाइयाँ तो मेरे कविता में, मेरे गीतों में नज़र आना बहुत नेचुरल है, और मुझे लगता है यही मेरी शख्सियत है। ये जड़ों से जुड़ने का प्रोसेस है। मैंने खुद ये गज़ल में इसका जिक्र भी किया है कि गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। ये गज़ल उन दिनों की है जिन दिनों आदमी और आदमी के बीच हमारी सियासत ने फासले पैदा कर दिए, और जब वो फासले पैदा हो गए थे तो आदमी आदमी को उसकी धड़कनों से नहीं पहचान रहा था, नामों से पहचान रहा था, धर्म से पहचान रहा था। मुझसे मेरी गैलरी के कौवे पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या धर्म है। मेरे घर में कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो पूछ रही थी तुम्हारा क्या धर्म है। गंगा जल जो मैं बनारस से लाया था वो मुझसे पूछ रहा था तुम्हारा क्या धर्म है। कुरान में जो एक जगह वर्स आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि खुदा तमाम यूनिवर्सेस का खुदा जो है, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान भी उसमें ही है। तो वो भी मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारा मज़हब क्या है। तो सही माना में मुझे जो जवाब मिलता है अपने आप से वो ये है कि सबसे बड़ा मज़हब जो है वो मोहब्बत है। चाहे गीता बाजिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। तो मेरी एक फिल्मी गाना है, तो इस तरह से मेरी एक जो रंग है धर्म का, जो उसका असली जो उसकी खुशबू है वो है मोहब्बत। तो मोहब्बत असल में है क्या? मोहब्बत करने वाला जो है, मतलब क्रिएटर है, रचनाकार है, जिस तरह का भगवान है। भगवान ने धरती पर जीवन की रचना की, लेकिन जीवन बिना प्रेम के अधूरा था। जीवन ने प्रेम की खोज की और उस अधूरेपन को पूरा की। मेरे ख्याल से इस संसार में अगर कोई चीज है जो जीवन को जीने के काबिल बनाती है, वो सिर्फ
प्यार है, प्रेम है, रिश्ता है। यहाँ मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात याद आ रही है कि जब उनको बुढ़ापे में एक इंटरव्यू देना पड़ा तो फॉरेनर इंटरव्यू लेने वाला था, उसने पूछा कि क्या आपको इतना लिखने के बाद भी कुछ लिखने को है? तो गुरुदेव ने कहा था कि जमीन पर पड़े कंकड़ से लेकर आकाश के तारे तक हर चीज विषय बन सकती है। जुड़ाव जरूरी है, रिश्ता जरूरी है, प्यार जरूरी है, प्रेम जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर जिसे इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, जहाँ जुड़ाव आ जाता है, जैसे तुलसी जी का राम के साथ था, अनीस का इमाम हुसैन के साथ था, मिल्टन का क्राइस्ट के साथ था, और हमारे कलकत्ता में जो मदर टेरेसा हैं, मैं उनको इस तरह से देखता हूँ कि वो सही मानों में अपने क्राइस्ट, अपने ईसा से प्यार कर रही हैं। उसका तरीका ये है कि मानव सेवा से वो अपने ईसा को पूज रही हैं। तो बिना प्यार के मेरे ख्याल से संसार में न फूल मुस्कुराता है, न चेहरा जगमगाता है, न आसमान पर रंग आता है, न समंदर हवाओं से लहराता है, न पेड़ खामोशी से आपको बुलाता है। प्रेम जो है वो ये मालूम पड़ा कि जैसे मशीन में कोई जिंदगी डाल देने वाला अमल। मेरी नज़र में प्रेम ये है। मैंने इसमें एक गाना भी है कि अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई। निदा साहब, आपकी बातों से यूँ लगता है कि पढ़ने का आपको बहुत बहुत शौक है। किस लेखक ने, कवि ने, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, किसने आपको बहुत प्रभावित किया है? देखिए, उसको पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में बहुत से लोग आपकी शख्सियत के निर्माण में, तामीर में शामिल होते हैं। लेकिन अगर मैं विश्लेषण करता हूँ जब, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा जो छापे मेरे ऊपर हैं वो कबीर साहब की है, सूरदास की है, मीरा की है, रहीम की है, तुलसी जी की है। उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि इनकी जो गीत हैं या भजन हैं या रचनाएं जो हैं वो चलते फिरते जीवन से जुड़ाव की रचनाएं हैं कि जो इर्द गिर्द नज़र आ रहा है उसी से जुड़कर वो अपनी बात कहते हैं। जैसे मुझे रहीम का ये कि रहमन धागा प्रेम का मद्दी जो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। अब इसमें क्या है कि गांठ बड़ा पेडेस्ट्रियन, बड़ा मामूली शब्द होते हुए उसकी जो इंटेंसिटी है पोइट की, उसने इस गांठ में जाने कितने शब्दों के अर्थ भर दिए हैं। इसी तरह कबीर साहब का कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सब 400-500 साल के बाद भी अगर ये दोहा मेरे और आपके दरमियान, कमल जी, अगर आकर बैठ जाए तो इसका मतलब यह है कि शब्दों में कितनी शक्ति है। तो शब्द जो है वो तो डिक्शनरी में भी होता है। जब रचना में शब्द आता है तो बकौल कबीर साहब के ही कि करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी की जात। तो शब्द की शक्ति जो है ना वो आपके अमल से होती, आपके कर्म से होती, आपकी इंटेंसिटी से होती है, आपके प्यार से होती। नहीं तो शब्द एक कंकर पत्थर की तरह से होता है और आप दुनिया के हर आदमी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रचनाकार के रूप में जब भी आप शब्द से झूठ बोलेंगे, शब्द आपके झूठ को पूरे दुनिया में प्रचारित कर देता है कि बोलने वाला झूठा है। मैंने एक गीत लिखा था यश चोपड़ा साहब की फिल्म के लिए। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी कि मसलन ये है कि एक प्रेग्नेंट गर्भवती एक हीरोइन है, वो गाना गा रही है और वो भी ड्यूएट गा रही है। मसलन ये है कि वो अपने पति के साथ गाना गा रही है। तो ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी और ड्यूएट भी बनाना था। तो मैंने सब बोल लिखे थे कि तुम्हारी पलकों की चिलमनों में, लड़का कह रहा तुम्हारे पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। तो लड़की का जवाब था हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तो निदा साहब, आपने कविता भी लिखी है, गजल भी कही है, नज़में भी लिखी हैं और फिल्मी गीत भी नहीं छोड़े हैं। सुना है कि इन दिनों आप दोहे कहने पर उतारू हैं। तो आपके रचना कर्म की गाड़ी को आखिर किस पटरी पर समझा जाए, या यूं कहिए कि आपके कवि रूप का क्या मतलब समझा जाए? मतलब एक तो विरसा वो होता है जो आपको आपके परिवार से मिलता है,
और मैं उसे इत्तेफाक कहता। मुझसे पैदा होने से पहले नहीं पूछा गया कि मैं कहाँ पैदा होना चाहता हूँ। अगर पूछा जाता तो शायद मेरी चॉइस वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन मैं हो गया। जब मैं हो गया तो वो परिवार जहाँ मैं हुआ उसके संस्कार मुझे मिल गए, एक भाषा मिल गई, फिर उस भाषा के साथ एक घर मिला, घर के साथ एक शहर मिला, शहर के साथ एक कंट्री मिला, कंट्री के साथ आपका रिश्ता उससे जुड़ गया। लेकिन अगर सिर्फ परिवार की ही रिवायत या परंपरा को ही मैं अपना विरसा मान लूं तो ऐसा लगेगा जैसे गधा एक बोझ की तरह बोझ उठाए हुए अपने ऊपर जा रहा है। मैंने इस विरसे में कुछ अपना भी जोड़ने की कोशिश की है। मसलन ये कि आपके शऊर के साथ, शऊर के फैलाव के साथ आपकी परंपरा, आपका विरसा, आपका माहौल, आपका संसार बढ़ता जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे सूरदास भी मेरे विरसे में आ गए, अब तुलसीदास जी भी मेरे विरसे में आ गए, टी.एस. इलियट भी मेरे विरसे में आ गए, शेक्सपियर साहब भी मेरे विरसे में आ गए, यहूदा अमीचाई भी मेरे विरसे में आ गए, अनीस भी मेरे विरसे में आ गए। तो ये पूरा आदमी के अंत तक का सफ़र होता है कि कुछ छोड़ता जाता है, कुछ जोड़ता जाता है। तो मेरे साथ ये रहा और मैंने दोहे कहे उसी संस्कार के कारण, और उसकी एक वजह और भी है कि मैंने अलग अलग विधाओं में काम किया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि किसी एक विधा में काम करते करते उस विधा की जो लिमिटेशंस हैं वो आपको बांधने लगती हैं। तो मैं उससे आज़ादी हासिल करने के लिए दूसरी विधा में आ जाता हूँ। गज़ल लिखते लिखते गीत लिखना शुरू कर देता हूँ, गीत लिखते लिखते दोहे लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर उपन्यास लिखना शुरू कर देता हूँ, या फिर बाहर की ख़ास तौर से एशियन पोइट्री का अनुवाद करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, एक बात और भी है कि दोहा एक बड़ी खूबसूरत फॉर्म है। एक तो इसकी भाषा जो है चित्रात्मक है, दूसरे इसकी अपनी एक मासूमियत है। मेरी समस्या ये थी कि इस विधा को अपने ट्रेडिशनल रंग में लेकर अपने युग को कैसे जोड़ा जाए। तो मुझे लगा कि संसार में मैं वाशिंगटन में हूँ या मैं अरब कंट्री के किसी शहर में हूँ, मुल्क में हूँ, या हिंदुस्तान के कहीं किसी मुल्क में या शहर में हूँ, मुझे हर जगह लगा कि माँ हर जगह एक सी होती है, बहन हर जगह एक सी होती है, बच्चे एक तरह से हर जगह हंसते हैं, फूल एक तरह से मुस्कुराते हैं। तो मैंने दुनिया के जिस कोने में भी ये दोहे पढ़े हैं कि मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, तो मालूम पड़ता था कि जैसे कोई एक दूसरे से जुड़ गया हो। ऑडियंस का कुछ ऐसा मतलब एप्रिसिएशन होता था। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बहन जो है पराया धन होती है, तो मैंने इसको दोहा कहा था कि बहनें चिड़ियाँ धूप की दूर गगन से आए, बहनें चिड़ियाँ धूप की दूर गगन से आए, हर आंगन मेहमान सी, पकड़ो तो उड़ जाएं। वाह निदा साहब, आपका ये दोहा सुनकर निश्चय ही बहुत सारे भाइयों को अपनी चिड़िया जैसी बहनों की याद हो आई होगी। वैसे सच बताऊं, मुझे तो आई ही है। तो आइए इस याद को सलाम करते हुए क्यों ना एक गीत सुना जाए, इस दोहे जैसा ही विदाई का गीत। पिछले हफ्तों से इस प्रोग्राम के तहत शायर और गीतकार निदा फाजली की बातें सुन रहे हैं। बातें वैसे मेरी यानी कमल शर्मा की भी सुनी जा रही हैं, लेकिन सच पूछिए तो मेरी बात भी कोई बात है, जबकि निदा फाजली साहब की बातें क्या बात है। जी करता है कि सुनते ही जाएं। निदा साहब, ये एक पारंपरिक रचना थी, लेकिन जब हम बात परंपरा की करते हैं तो उसकी खुशबू हम आपके गीतों में भी पाते हैं। इस बारे में कुछ बताइए। मेरी कविता में जो बहन माँ रिश्ते जो आते हैं उसका कारण ये है कि मैं इनसे बहुत पहले या उस वक्त महरूम कर दिया गया या उनसे अलग कर दिया गया जब मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। तो शायद ये एहसास हो वक्त से पहले खो जाने का कि मेरे यहाँ माँ बड़ी सच के आती है, बहन बहुत सच के आती है, बच्चे बहुत सच के आते हैं। मेरी एक गज़ल भी है जो मैंने एक्सपेरिमेंटल रूप में लिखी थी कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ याद आती है, चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। निदा साहब, आपने शब्द, परिवेश, जीवन, इन तमाम चीज़ों की बात की और बहुत विस्तार से चीज़ों को
जीवन की विविध चीज़ों से जोड़ते हुए बात की। तो भाषा आज जो है, ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये बहुत कठिन लिखी जा रही है, रचनाओं में भी, गद्य साहित्य में भी, पद्य साहित्य में और फिल्मों में तो ख़ास तौर पर इस किस्म के सवाल उठाए जाते हैं। गीतकारों से कहा जाता है कि साहब आप इस किस्म की चीज़ें मत लिखिए, ये बड़ी कठिन है, थोड़ी-सी आसान लिखिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये कॉन्शियस अटेम्प्ट नहीं होती कमल जी। उसकी कारण ये है कि हमारा रिश्ता समाज से या चलती फिरती जिंदगी से शाब्दिक हो गया है, वो प्रैक्टिकल नहीं रहा। यदि हमारे संत कवि थे, वो अपने इर्द गिर्द के जीवन से शब्द बटोरते थे। उड़ती हुई चिड़िया शब्द बन जाता था, चलती हुई चक्की शब्द बन जाता था, बहती हुई नदी शब्द बन जाता था, जाती हुई लड़की शब्द बन जाता था। आजकल हम अपने शब्द लाइब्रेरी से लेके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भाषा जो सड़कों पर, चौराहों पर, रास्तों में बोली जाती है, वो भाषा बहुत जिंदा भाषा होती है। जैसे मुझे अक्सर याद आता है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। निदा साहब, आपने कभी प्रीत की है? की भी है और दुख भी भोगा है। जिससे की है वो अभी तक 20, 22, 25 साल के बाद भी 18 बरस की है। मैंने एक पोयम लिखी थी, शॉर्ट फ्रीज। वो ये था कि वक्त ने मेरे बालों में चांदी भर दी, इधर उधर जाने की आदत कम कर दी, आईना जो कहता है सच कहता है, एक सा चेहरा मोरा किसका रहता है, इसी बदलते वक्त के सहरा में लेकिन कहीं किसी घर में एक लड़की ऐसी है, बरसों पहले जैसी थी वो अब भी बिल्कुल वैसी है। तो ये फ्रीज हो जाता है शॉर्ट। अब आप अपनी तन्हाइयों में जब भी उस फेस को जगाते हैं तो उस फेस पर वक्त का असर नहीं होता, लेकिन वो फेस मेल्ट होकर दर्द बन जाता है एक तलाश का। फिर आपका पर्सनल जो इश्क होता है वो वक्त के साथ साथ फैलकर पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का इश्क हो जाता है। और जैसे यूं समझिए कि मैंने एक शेर भी कहा था कि ऐ शाम के फरिश्तों ज़रा देख के चलो, बच्चों ने साहिलों पे घरौंदे बनाए हैं। वाह! निदा साहब, निदा फ़ाज़ली के रूप में जो शायर है, जब वो कलम थामता है तो एक से बढ़कर एक ग़ज़लें लिखता है, लेकिन उसी हाथ में जब वो करछुल थामता है तो सुना है कि खाना भी बहुत बढ़िया बनाता है। तो ये शौक़ आपको कैसे हो गया? हमने सुना कि आपको खाना खिलाने का ज़्यादा शौक़ है। देखिए, बात दरअसल क्या है कि मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ काफ़ी देर से मिली है। मसलन घर मेरे रहने के लिए जो मुझे मिला वो भी काफ़ी लेट मिला, कपड़े पहनने को अपनी मर्जी के जो मिले वो भी काफ़ी लेट मिले। हद ये है कि महंगी डिक्शनरीज ख़रीदने के जो पैसे होते हैं वो भी मुझे लेट मिले। मेरे साथ स्ट्रगल का पीरियड कुछ लंबा ही रहा। मैंने उसको एक गज़ल में भी कहा था कि कहीं छत थी, दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से। कहीं छत थी, दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। अगर ये पहले मिल जाता जो अब है तो शायद आँखों से ज़्यादा खूबसूरती देख सकते थे, क्योंकि उस ज़माने में आँखों में ज़्यादा रोशनी थी। हाथों से कुछ अच्छी चीज़ें छू सकते थे, क्योंकि हाथों में उस ज़माने में ज़्यादा शक्ति थी। दिल से कुछ ज़्यादा प्यार कर सकते थे, क्योंकि धड़कनों की गिनती ज़्यादा थी दिल में। लेकिन एवरीथिंग केम लेट टू मी। और इस एहसास ने सोमरसेट मॉम ने अपने मेमोइर्स में एक जगह लिखा है कि अगर फिर से तुम्हें जीने को मिला तो क्या जियोगे। उसने कहा मैं यही राइटर बनूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं फिर से एक बच्चा बनकर स्कूल जाऊं और वो जो स्ट्रगल का पीरियड है जो वेस्ट हुआ है उसको वक्त से पहले किताबों के साथ रखूं, और जो जीवन का एक नेचुरल कोर्स है कि पैदा होना, थोड़ा बहुत पढ़ना, फिर शादी ब्याह करना, फिर कुछ जीवन का आनंद लेना, तो ये सिस्टम को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा जो मेरे साथ डिस्टर्ब हो गया है कि हर चीज़ का कोर्स डिस्टर्ब हो गया है। तो इसीलिए मैंने जो कहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आपने बच्चे के खिलौने की बात की और मुझे उससे जुड़ी एक नज्म याद आ गई।
हालांकि ये नज्म है तो बड़ों की आवाज में, लेकिन बात बचपन की है। सुदर्शन फाकिर की ये नज्म सुनकर यूं लगता है निदा साहब के जितने भी संवेदनशील लोग हैं वो अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने अभी हाल में एक शेर कहा था, वो ये था कि ऐसे भी गली कूचे हैं बस्ती में हमारी, बचपन में भी बच्चे जहां बच्चे नहीं लगते। उसका कारण क्या है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो समाज है वो दोगला समाज है। उसने ना बच्चे की मुस्कुराहट का आदर किया है, उसने ना नदी की पावनता का आदर किया है, उसने ना पेड़ों के लहलहाने का आदर किया है, उसने ना आकाश के बदलते हुए रंगों का आदर किया है। हमारे जो तरक्की के जो रास्ते में आदमी आहिस्ता 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 इंडिविजुअल होता गया। आप एलोरा में जाइए तो मालूम पड़ता है कि एक चट्टान काटकर 750 साल में एक मंदिर बनाया गया, सैकड़ों हाथ लगे, उसमें नाम नहीं जुड़े हुए, एक रूप है मंदिर का। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हम अपने निजी स्वार्थों में इतने उलझ गए हैं कि जीवन का सही मायने में अर्थ क्या है इसको पहचानना भूल गए हैं। और कबीर साहब ने ये सही कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मुझे लगता है आदमी और आदमी के बीच में से कहीं कोई कड़ी गायब हो गई है, जो दूरियां आ गई हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं बात को दोहराऊंगा कि यहाँ पर उसका नाम अयोध्या रख लीजिए। कराची में वो जाता है तो मालूम पड़ता है शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं, या मुहाजिर और वहाँ के रहने वाले लड़ रहे हैं। और जाइए लाहौर का पंजाबी जो है वो मुसलमान बंगाली से लड़ रहा है। और जाइए कि इसराइल का यहूदी जो है वो लेबनान के मुसलमान से लड़ रहा है। ये वाशिंगटन में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, वियतनाम में जाइए, हर जगह मालूम पड़ रहा है कि सिर्फ एक जगह का किस्सा नहीं है ये, कि कहीं भी शहर अमा नहीं है, अयोध्या अब कहाँ नहीं है, नए सिरे से तलाश कीजिए, खुदा जहां था वहां नहीं। निदा साहब, कानों में आपकी बातें उतर रही हैं और जहन में एक गाने की गूंज सुनाई दे रही है। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस ज़माने में आया उनमें लड़कियां काफ़ी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नज़र आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो एक तरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतज़ार किया, किसी ने मेरा इंतज़ार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहराता, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। मैं उसे बेवफाई नहीं कहता, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है, इश्क के तरीके भी बदलते हैं, आदाब भी बदलते हैं। ये कहानियों में अच्छा लगता है कि साहब वो घर छोड़ के चली आई या वो उससे मिल लिए। पढ़ी लिखी लड़की जो है वो हर रिश्ते में अपने भविष्य या अपने फ्यूचर की झलक भी देखना चाहती थी। और उस वक़्त मेरे पास ना फ्यूचर था ना वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी मिस टंडन, मैं एमए कर रहा था अंग्रेज़ी में। तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहाँ मैं बैठता था। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलेज मतलब क्लासरूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस ज़माने में एक नज़्म भी गई थी, वो फूल फूल नज़र सांवली सी एक लड़की जो रोज़ मेरी गली से गुजर के जाती है। सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर हो के तलाशे बाहर करती है। न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है
कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे वरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीजें कि जैसे मुझी में शामिल हैं, मेरे दुखों में, मेरी हर खुशी में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदाओ नाज से लड़के को प्यार करती रहे। तो वो जो मिस टंडन थी, उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली गई। कमल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अभी आप सुन रहे थे जाने माने शायर और गीतकार निदा फाजली से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया लोकेंद्र शर्मा ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से। उजाले उनकी यादों के